Today in this lecture we will discuss about Ohm law, resistivity, etc. So let's start with the Ohm law. What is Ohm's law? So according to definition Ohm's law, voltage is directly proportional to the current. Okay, voltage is directly proportional to the current. Okay, so we can write here V proportional to I. Okay, so V is equal to I R. So R is known as the resistance of the conductor. Okay, we'll see later what is resistance. लेकिन आपको जो फॉर्मूला याद रखने है वो क्या याद रखने है, V इज इक्वल टू आई आर. ओके, सो ये हो गया ओम्स लॉ की डेफिनेशन. नाउ फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड. रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड रहता है? तो टोटल 4 चीज़ों के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड रहता है. सबसे पहला है टेम्परेचर. ओके, टेम्परेचर T, नेचर ऑफ मटेरियल, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ओके, ये 4 चीज़ों के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड रहता है. और उसकी फॉर्मूला क्या होती है रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के? R इज इक्वल टू रो एल बाई ए. ये हमारा रेजिस्टेंस है, इसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे. और ये जो है हम इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल. ओके, और इसको मेजर करते हैं हम ओम मीटर के अंदर. ओके, ये जो ऐसा जो सिंबल है इसको हम रो कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल. एल मीन्स लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ए इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया. ओके, तो 4 चीज़ें आपको याद रखनी है: लेंथ, एरिया, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल and the temperature. Okay, so what are the factor on which resistance depends? Temperature, nature of material, length of conductor, area of cross section. अब टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा, टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा. ओके, टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस. कंडक्टर का लेंथ जब इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा. और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस डिक्रीजेज. ये कैसे होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके कि ये कैसे होता है. तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है? टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, कंडक्टर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा. ओके, तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं. ईजी है. देखो वही फॉर्मूला आई, रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल. लेकिन मैंने क्या लिखा था? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए. ये भी लिख सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हैं. ओके, तो रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड द यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शन. मीन्स आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ बाई एरिया. ओके, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं कि कंडक्टर के अंदर रेजिस्टिविटी कितनी होती है? 10⁻⁸ to 10⁻�6. इंसुलेटर के अंदर रेजिस्टिविटी हाई रहती है. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंडक्टर के अंदर रेजिस्टिविटी बहुत ही कम रहती है. होती है कुछ ना कुछ, लेकिन ज़्यादातर कंडक्टिविटी ज़्यादा रहती है. तो कंडक्टर के अंदर रेजिस्टिविटी कम रहती है. इंसुलेटर जैसे रबर हो गया, ग्लास हो गया, इसके अंदर रेजिस्टिविटी बहुत ही हाई होती है जहाँ से करंट पास नहीं होता. इंसुलेटर किसको कहेंगे? जिसमें करंट फ्लो नहीं होता, इजीली फ्लो नहीं होगा, वहाँ पे रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी. और कंडक्टर जैसे हमारे वायर्स है, मेटल्स है, उसके अंदर रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है और उसके अंदर करंट इजीली फ्लो होता है. ओके, और इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जब आप देखेंगे तो क्या यूज़ होता है? टंगस्टन. और ट्रांसमिशन लाइन जो हमारे घर के अंदर जो वायर्स आती है, जो बाहर जो हम वायर देखते हैं, वो किससे बने रहते हैं? कॉपर या फिर एल्यूमिनियम. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स. ओके, तो सबसे पहला है टेम्परेचर और दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल. तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है. कौन से? एक तो हो गया रेजिस्टिविटी जिसकी डेफिनेशन है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए.
और फैक्टर ऑन विच रजिस्टिविटी डिपेंड, टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, लेंथ इंक्रीज होगी, रजिस्टेंस इंक्रीज होगा, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल इंक्रीज होगा तो क्या होगा, रजिस्टेंस कम होगा। ओके।